जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। गिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। जिगर के वही तीर फिर पार कर, तमन्ना वो सीनों में बेदार कर। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, नजर बख्श दे। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। गिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। वाह बॉबी भाई, बहुत खूब माशाल्लाह। थैंक यू कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आज का ये दिन आपके लिए खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। और इतना खूबसूरत कलाम बॉबी भाई ने पेश किया जिससे मुझे एक बड़ी मोटिवेशन नज़र आ रही थी। और इस तरह के कलाम जो हैं वो हमारे लिए बड़े 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 ज़रूरी हैं, जिनमें कोई सबक की बात हो, जिसमें कुछ हमें ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी ज़ात में शामिल करें और आगे बढ़ने की बात करें, लाइक कामयाबी की तरफ लेके जाएं। कामयाबी के सारे रास्ते आसान हो जाते हैं जब आपको कोई मोटिवेट करता है। और सबसे पहले आपको जो मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए, जो आपको रास्ते सारे आसान करने के लिए, वो आपको अपने घर से मिलते हैं। जैसा कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद वो कामयाब हो जाए। किसी ने क्या खूब कहा मुझे कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि आप उससे आगे चले जाएं। खा वो दोस्त हो, आपका कोई भाई हो। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने बाप बन के अपने छोटे भाइयों को पाला होता है, मगर एक स्टेज आती है कि उनके अंदर ये एक एहसास पैदा होता है, वो ये नहीं देख सकते कि मुझसे ज़्यादा बड़ा आदमी बन जाए या बहुत आगे चला जाए। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मगर बाप और माँ, ये अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रिश्ते इंसान के साथ जोड़ के भेजे हैं कि जिनकी ख्वाहिश, जिनकी ज़िंदगी का मकसद, जिनकी हर कोशिश वो सिर्फ ये होती है कि हमारी औलाद हमसे ज़्यादा आगे चली जाए, हमसे ज़्यादा कामयाब इंसान बन जाए। अच्छा, कामयाबी की अगर बात करें हम, तो कामयाबी क्या है? कामयाबी का मेयार हर इंसान के लिए मुख्तलिफ है।
हर इंसान अलग अंदाज से कामयाबी को देखता है। कुछ लोगों के लिए ये कामयाबी है कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर्स लेके आएँ। मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा ही है। अगर हम कामयाब इंसान की बात करें तो हमारे लिए कामयाब इंसान वो है जिसके पास जॉब अच्छी है, जिसके पास पैसे अच्छे जिसने कमाना सीख लिए हैं, जिसकी शादी अच्छी जगह पे कर दी है आपने, जो एक अपना घर लेके बैठ गया, वो एक बड़ा कामयाब आदमी। ये सिलसिला हमें शुरू से, बचपन से हमारे घर से शुरू किया जाता है। हमें कामयाब होने के लिए सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने नंबर्स ज़्यादा लेने। वो एक साल के आखिर में जब एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसके ऊपर सारे नंबर्स लिखे होते हैं, पता चल जाता है जी आपका बच्चा कितने % कामयाब है, 70%, 80%, 90% या मेरी तरह 33%। तो मगर एक्चुअली इस सब के साथ साथ हम उस रिपोर्ट कार्ड पे बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे उसमें इखलाक के कोई नंबर नहीं होते हैं, उसमें आपके किरदार के कोई नंबर नहीं होते हैं। और ये चीज़ें कहाँ से सीखनी होती हैं? ये चीज़ें तो घर से इसकी बुनियाद बनती है। और आपको पता है कि किसी भी इंसान का जो पहला उस्ताद, जो उसके फर्स्ट टीचर है, वो उसकी माँ है। और आपने उसको क्या सिखाया है? आज एक बच्चे की बात करें ना, हम लोग बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने के लिए, तो एक बड़ी एक आम सी बात है, लोग कहते हैं कि जनाब अभी इस बच्चे की उम्र ही क्या है, अभी 3 साल का तो है बच्चा, अभी से उसके ऊपर इतना बोझ डाल देना हमने, अभी उसे आज़ाद रहने दें, बाद में सारी ज़िंदगी उसके ऊपर यही एक बर्डन ही तो होना है। मतलब हमें हक़ाइक़ का अंदाज़ा ही नहीं है। हम जितने पेरेंट्स हैं उनकी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है। नेपोलियन की एक मिसाल है जो बड़ी मशहूर, जो कोट की जाती है। उसने कहा कि मुझे आप अच्छी माएँ ला दें, मैं आपको अच्छी कौम दे देता हूँ। एक कौम तब बनती है जब आपके पास अच्छी माँ का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? एक अच्छी तरबियत के लिए। और तरबियत कितनी ज़रूरी है। हम तालीम के लिए तो बच्चे की तालीम के लिए हम वो सब कुछ करते हैं जो करना चाहते हैं। हम अपना पेट काटते हैं, हम अपने घर गाड़ियाँ बेच देते हैं, किस लिए? कि बच्चों की तालीम अच्छी हो जाए। मगर तालीम के साथ जो तरबियत का एक अंसर है, हम उस पर कितना काम करते हैं? तरबियत का अंसर हमारी छोटी छोटी चीज़ों से हमें इस तरह नज़र आता है कि हम खुद बच्चे को कह देते हैं कि आप बता दीजिए कि बाबा घर पे नहीं है। ठीक है, आप उसे झूठ सिखा रहे हैं। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं और स्कूल भेज के आप उसे जब वो टिफ़िन देते हैं ना, तो उसे कहते हैं कि खुद ही खाना है, देना नहीं किसी को। मतलब आप उसे वो जो एक शेयरिंग है, आप उसे वही नहीं सिखाते हैं। आप उसे इतना, हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की ज़ात में शामिल हो जाती हैं। मगर सवाल ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे की ज़ात में कब से शामिल होना शुरू हो जाती हैं? हमारे यहाँ एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं भी चेक कर रहा था, 2 करोड़ और 26 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी है, और वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। शहरी सतह पे जितने भी स्कूल्स का एक मामला था, अर्ली लर्निंग की भी बात हुई है वहाँ पे, ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मगर देही इलाकों में आज भी वही मसाइल। वो जो 2 करोड़ 26 लाख ख़ानदान, वो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ठीक है, तालीम के एतबार से तो वो उनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो खाली है, मगर तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनके लिए कितनी सहूलत पैदा की है, और क्या वो इस ज़िंदगी के चैलेंजेस को उस तरबियत की बुनियाद पे आसानी से फेस कर सकते हैं? आज हम तालीम के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद होंगे, जिनसे ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में मौजूद जितने भी पेरेंट्स हैं वो इससे बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे कि हम अपने बच्चों को कब से और किस तरह अच्छी तरबियत दे सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जैसा कि वक्फे से पहले मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे, बच्चों की बुनियादी तालीम और तरबियत। ये हमारा आज का मौजू है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में सबसे जो बड़े मसाइल हैं उनमें से एक तालीम है और दूसरा सेहत है। और ये वो मसाइल हैं कि जिन पे हुकूमत तो हमारी परेशान है, वो काम कर ही रही है, वो हमें नज़र भी आ रहा है क्या काम हो रहा है, मगर हमें ख़ुद एक कदम आगे बढ़ के उसके लिए काम करना है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये जो एजुकेशन का सेक्टर है उस पे अपनी पूरी कोशिशों के साथ काम कर रहे हैं कि किसी तरह जो हमारे इस मुल्क के, इस कौम के जो बच्चे हैं वो कुछ मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर तालीम एजुकेशनिस्ट जनाब राहिला परवेज़ साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये भी एजुकेशनिस्ट हैं और ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस काम करने के लिए प्रदेश से यहाँ पे आई और ये आती हैं यहाँ पे अपना एक पूरा सिलसिला जो है वो तालीम के हवाले से अपनी सारी कोशिशें करती हैं, फिर वापस चली जाती हैं और यहाँ पे बड़े अच्छे सिस्टम के तहत ये इन कोशिशों में जा रही हैं। नाइला नूरानी साहिबा हमारे साथ हैं, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्रिया। अच्छा राहिला जी, ये बताइए कि एक बच्चे के सीखने का अमल जो है वो कब से शुरू होता है? वो तो माँ के पेट से शुरू हो जाता है इसका। वो तो जो उस वक्त जो माँ सोच रही होती है, जो सर्कमस्टांसेस से गुजर रही होती है, वो सब बच्चा सीख रहा होता है। मगर जब वो दुनिया में आता है, जो आवाज़ें वो सुनता है, जो जिन लोगों को वो देखता है, जिन लोगों से वो इंटरैक्ट करता है, वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। अच्छा नाइला जी, वो जैसे कह रही हैं कि वो तो माँ जो सोच रही होती है, तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा एक दौरानिया होता है जिसमें माँ तो ज़्यादातर चिड़चिड़ी होती है, तो वो माँ को सोचना चाहिए, वो माँ को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। हाँ। कि भाई मेरा बच्चा वही सीख रहा है, वही देख रहा है मुझे कि मैं आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम नॉट हैप्पी। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द वुमेन शुड बी हैप्पी। हाँ। इसीलिए कहते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि नहीं ये माँ बनने वाली, इसकी सब ख्वाहिश पूरी करो, इसको खुश रखो। हाँ। वो इसीलिए तो कहते थे कि भाई माँ को खुश होना चाहिए हर हमेशा, क्योंकि वही खुशी वो बच्चे के अंदर डाल रही है। और उसके बाद जब बच्चा दुनिया में आ जाता है, देन इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फैमिली कि वो बच्चे को खुश रखे। बिल्कुल सही। अच्छा, सीड है वो एक छोटा सा। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक माँ की उस वक्त क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? लाइक वो अपने आप को किस तरफ मसरूफ़ रखे ताकि वो एक आने वाली जो एक ज़िंदगी है, जो या एक रूह जो फूंक दी गई है उसके पेट में, एक और इंसान जो आ रहा है, तो वो उसके ऊपर बेहतर तरीके से असरअंदाज हो सके। देखिए, वो तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है, जो माँ कर रही है, जो बाप कर रहा है, जो उसके नाना नानी दादा जो भी वो अनकॉन्शियसली बच्चा एब्जॉर्ब किए जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा दिन बच्चे को लेके बैठना है। आपको सिर्फ अगर 1 घंटा भी क्वालिटी टाइम आप उसको देंगे ना, 1 घंटा मिनिमम, तो वो जो भी आप उसको काम कराएंगे वो खुश होगा। आजकल बच्चों में खुशी ख़त्म हो गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बड़ों का स्ट्रेस बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे बड़े स्ट्रेस दे रहे हैं बच्चों को कि अब ये करना है, अब इतने मार्क्स लाने, अब ये पढ़ाई करनी है, अब ये करना है। प्लीज़ उनकी बिहेवियर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, उनके उसके ऊपर काम करना शुरू करें, उनके वैल्यूज़ को बनाएं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आप कुछ कहना एंड आई वुड एडिंग लाइक ये जो चीज़ है ना, उसकी प्रेगनेंसी से शुरू होती है कि माँ जो शुड बी एक्टिव रादर देन नॉट सिटिंग होम। मैं लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी, इसलिए मैं बैठ जाऊँ, मैं थक गई, यू नो इट हैपेंस, बट कीप योरसेल्फ लाइवली, डू योर एक्सरसाइजेस। लाइक इस pregnancy doesn't stop anything. You really enjoy your life as you can. और बुक रीडिंग बड़ा अच्छा एक मशगला है, मतलब आप मुतालिया करें, किताबें पढ़ें, रीडिंग पढ़ें, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, ये तीनों चीज़ें इम्पैक्ट जाती हैं बच्चे के ऊपर। इट शुड बी वेरी हेल्दी। अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने और अच्छी चीज़ें पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलें जी, बच्चा
बड़ा जिंदगी में जो है वो आ दुनिया में आ गया, मुबारक हो सबको। अब उसके बाद अब मिठाइयाँ चल रही हैं जनाब, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वो बड़ी खुशी जनाब कि एक इंसान आ गया, कि एक उनकी जो नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जनाब एक हो गया, बड़ी नजर आती है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है वो अब असल काम बच्चे के लिए हमने क्या किया? बाकियों को तो हमने मिठाइयाँ खिला दी, खुशियाँ कर ली, गले मिल लिए हम सब, बच्चे के लिए कब से जो सीखने का जो अमल शुरू होगा वो बताइए। उसके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं कहती माँ बाप झगड़े नहीं, लड़े नहीं, ये सब ये एक नॉर्मल जिंदगी है, ये सब होता है, मगर बच्चे के सामने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल आप कर रहे हैं, बच्चे को बच्चा क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है। आप लड़ें, आप कमरे में लड़ें, आप बेशक ऊंचा बोलें, आपको जो बोलना है, क्योंकि कुछ अपने आप को इतना अवेयर करें कि बच्चा आपसे क्या सीख रहा है, वही चीज़ बच्चा लेके बाहर जाएगा जो घर में देखेगा। स्कूल में, मॉन्टेसोरीज में आप कितना भी कुछ कर लें, मगर हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। हम कोशिश करते हैं उस सांचे में बच्चे को डालें, उसकी उसी तरह की उसका ब्रॉटअप करें, उसके वैल्यूज़ को, उसकी कॉन्फिडेंस को एनहांस करें जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा अमल दखल पेरेंट्स का और घर वालों का भी इसमें होता है कि वो किस तरह करा सकते हैं बच्चे को। कि बच्चों को डेवलप करने के लिए, उसका इमोशनल, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली, जो वो जहाँ रहता है, जो उसका एनवायरनमेंट, स्कूल भी होता है, उसका एनवायरनमेंट उसका घर होता है, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के घर होता है। भाई हम कज़न के घर गए, हम इधर, तो वो एनवायरनमेंट शुड बी अ गुड एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी है। नेबरहुड ऐसा हो कि वो जहाँ बच्चा खेल, नेचर में जा सकता है, वी नीड दैट। आपको फिर उसके बाद उसके क्या कहते हैं, जो फैमिली, जो बड़े इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड होता है। दादा दादी, नाना नानी, ये सब बच्चों के लिए हैं, ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं। इनको हम ये नहीं कह सकते आप इनसे ना बात करें, उनसे ना बात करें। आप छोटे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? यू नो, मॉरल वैल्यूज देना बच्चे को बहुत जरूरी है। अच्छा नाइला जी, मुझे ये बताइए कि बच्चों की जो इब्तदाई तालीम की उम्र है, मैं एक्चुअली वो जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग बच्चे को जब स्कूल दाखिल करवाने की बात करते हैं तो ये कहते हैं सारी ज़िंदगी इसने पढ़ना ही है, इतना बड़ा बस्ता पहन के जाना है। अभी तो उस बेचारे को क्या अजाब डाल दिया, स्कूल दाखिल करवा दिया, तो 5 साल ज़िंदगी के जो वो घर खेलने में गुजारता है, वो कितने इम्पोर्टेंट साल होते हैं, इस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। मगर ऐसा नहीं होता ना। अब वो जो घर में जब बच्चा होता है तो या तो मोबाइल पर होता है या टीवी के आगे होता है। मैं अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ। नाइला साहिबा, आप मुझे बताइए कि आप क्या समझती हैं, फिर मैं राहिला साहिबा की राय इसमें शामिल करना चाहूँगा। मैं ये कहती हूँ कि देखें, जब साइंटिफिकली इट्स प्रूवन नाउ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक हर आदमी गूगल कर सकता है कि बच्चों का ब्रेन नशुरमा कब शुरू होती है, उसका ब्रेन कब डेवलप हो रहा होता है, एंड दैट इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग द 5 years ऑफ हिज लाइफ। वो न्यूरॉन्स, और अ चाइल्ड कहते हैं कि इतना उसको इतना इनरिच एनवायरनमेंट दिया, लाइक 150% इनरिच एनवायरनमेंट दिया, बच्चों के साथ पूरा टाइम काम किया, तब भी ही लूजेस अबाउट मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि खुदा ने इतनी कैपेसिटी के साथ एक बच्चे को पैदा किया है। तभी तो कहते हैं हर बच्चा इज स्पेशल, क्योंकि उसको खुदा ने इतने न्यूरॉन्स, इतनी कैपेसिटी दी है टू लर्न। ही इज लाइक अ स्पंज। तो लर्निंग तो शुरू से होती है। जैसे ही वो बॉर्न हुआ, उसने हाथ पैर मारने शुरू किए, थ्रू वॉइसेस, ही इज थ्रू हिज आईज, ही इज लुकिंग अराउंड कि मैं कहाँ हूँ, क्या करना है मुझे। सब कुछ खुद बच्चे एक्सप्लोर करते कर रहे होते हैं। उन्होंने स्विच भी जो है ना, उसमें भी उंगलियां डाल के खुद चेक करना होता है कि इसमें करंट पड़ता है कि नहीं। करते हैं ना, दैट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो तो फर्स्ट वो हैंड्स ऑन अपने सेंसेस यूज कर रहा है। जी 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 जी। जब टू देखें, एक्सप्लोर, टू लर्न। जब बच्चे क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं तो वो क्रॉलिंग ही कर रहे होते हैं। आप पकड़ के इधर बिठाते हैं, उधर निकल जाते हैं, उधर से तो वॉक करना शुरू करते हैं तो उन्हें वॉक ही करनी होती है। करते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, क्योंकि वो और ये एक्सप्लोजर तो राइट अवे शुरू हो जाता है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम देयर। आप इसकी जो लर्निंग है वो शुरू होती है बाय 3 months। यू कैन, यू नो, आप रीडिंग करें उनके साथ, बच्चों को रीड करें, स्टोरी पर बैठ के उसको जस्ट गोद में लेके प्यार से क्वालिटी टाइम के साथ उनके साथ एक स्टोरी पढ़ लें, उनके साथ एक पोएम कर लें, वो वोकैबुलरी आप डेवलप शुरू कर देते हैं।
अच्छा, ये अमूमन वैसे जैसे- घरों में माएँ ये सब तो करती ही हैं, और मतलब बच्चों को जो है वो उन्होंने गिनती सिखा दी, उन्हें ABC सिखा दी, उन्हें अलिफ बे का तो खैर ज़माना ही ख़त्म कर दिए इन्होंने, नहीं नहीं करना चाहिए। है ना, तो वो ये थोड़ा सा उन्हें सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, कलमे सिखा दिए उन्हें कुछ, ये बच्चों को ये बेसिक कर लेता है तरबियत ना तो बच्चे, होती है। एब्जॉर्ब करता है हाँ, ना। तो मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, तो इसके मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ कि जो माँ है या बाप है जो घर में, वो उनका किरदार क्या होना चाहिए? ये तो काम वो हमेशा से करते आए हैं, कुछ ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बच्चे से, कौन से ऐसे काम करवाने चाहिए आपको कि वो खेल खेल में वो सीखना शुरू कर दे और उसके एक प्रोसेस जो है ना वो चलना शुरू हो जाए लर्निंग का, उसकी आइंदा ज़िंदगी के लिए जो है ना वो मुफीद साबित हो। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम तालीम जैसे अहम मौजू पे बात कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। और हमारे मेहमानों में आज राहिला परवेज़ साहिबा हैं और नाइला नूरानी साहिबा, दोनों का ताल्लुक़ जो है वो तालीम व तदरीस के शोबे से और ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत के हवाले से आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा राहिला साहिबा, जैसा कि अभी वक्फे से पहले भी बात कर रहे थे, तो नाइला साहिबा ने ये कहा कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उन्हें माँ बाप को चाहिए कि उन्हें सिखाएं, उनके साथ बैठ के, ताकि वो सीखने का एक सिलसिला शुरू हो उनका। इसके अलावा ये तो वो तकरीबन सभी माँ बाप करते हैं, कुछ ऐसी कौन सी कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है उस 2 साल की उम्र में? उस 2 साल की उम्र में पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम नहीं होता। अगर कोई पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि वो पढ़ने जा रहा है, बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा, वो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहा है, वो सोशली किस तरह अपने आप कर सकता है, दोस्त बनाने जा रहा है, सीखने जा रहा है कि मुझे किस तरह लोगों से डील करना है। वो डीलिंग जो कि हम बहुत कम्युनिकेशन को हम कहते हैं, वो बहुत छोटे उम्र से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे जाके उन्होंने वही करना है। और अगर अभी से हम रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ना बच्चे को, ये करना है और ये नहीं करना, ये करना है, तो बच्चा बंद हो जाएगा, वो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा और वो जब जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा। बच्चे को मना तो करना पड़ता है ना कि बेटा आप ये मोबाइल से मत खेलें, आप तो या मोबाइल से, यही बात है कि मोबाइल आप दें क्यों, इनरिच एनवायरनमेंट दें, आप मोबाइल क्यों दें? स्कूल जो छोटा स्कूल है उसमें बच्चा को इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि हमारा एक कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट है, बच्चे के हिसाब से सब चीज़ें हैं वहाँ पे, फ्रीडम है जो करना चाहिए, हाँ विद लिमिट्स के साथ, क्योंकि हर गन नहीं मचा सकते आप, एक्सप्लोर कर सकते हैं मगर इनटू लिमिट्स। वो आपको सिखाना पड़ता है कि बच्चे को किस तरह लेके चलना है आगे और किस तरह बच्चा सीख रहा है। अनकॉन्शियसली बच्चा इतना कुछ सीख लेता है जब वो स्कूल जाने लगता है कि पेरेंट्स को नहीं अंदाज़ा होता कि वो जो 1 साल या 2 साल उन्होंने बच्चे का ज़ाया कर दिया घर में, जिसमें उसने कुछ नहीं किया, उस 2 साल में उसने क्या कुछ सीख लिया। और बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, वैसे क्या क्या ऐसी चीज़ें बच्चे जो है ना वो अमूमन सीख लेते हैं जो उन्हें नहीं सीखनी चाहिए इस उम्र में? मैं राहिला साहब सीख लेते हैं जो नहीं सीखनी चाहिए। बच्चों को 3 साल 3.5 साल का बच्चा फर्ज करें जब वो स्कूल गया है, तो ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं जो उसने घर में माँ बाप से सीख ली जो उसे नहीं सीखनी चाहिए थी? द लैंग्वेज, ओके। sometimes we feel there's a language जो आती है ना, you can hear that the older person's talking, not a child's talking. कभी कभार माँ बाप की frustrations भी की जो लैंग्वेज होती है, they are talking like that. वो 3 साल में जो उसकी तो डेवलपमेंट तो हो रही है, it will never stop. लेकिन वो जो कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो what he has to learn, he has learned some other things. जैसे अगर न्यूज़ देख रहे हैं, घर में न्यूज़ बहुत चल रही है या घर में टीवी बहुत चल रहा है वुड से, और उनसे वो क्या क्या पिक कर रहा है, you know, फिर तो वो सेलेक्टिव तो टीवी नहीं होता, इट्स अ एवरीडे बेसिस, आई एम सिटिंग देयर फॉर 3 hours. वो भी हो जाता है फिर। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। अगर आप बच्चे को घर में रख रहे हैं, आप उसको इन्वायरमेंट में, एक स्कूल जैसे इन्वायरमेंट में, एक लर्निंग स्कूल भी नहीं, आप लर्निंग सेंटर कहे हैं ना, कि उस इन्वायरमेंट में आप ये सोचना ना भेजें कि वो स्कूल नहीं है, वो लर्निंग सेंटर है।
जहाँ पे उसको फन, थ्रू फन ही इज गोइंग टू लर्न, विदाउट फ्रस्ट्रेशन ही इज गोइंग टू लर्न। क्योंकि वो छोटे छोटे मटेरियल्स से जो उसको लॉजिकल रीजनिंग सीख रहा है, वो सेंस ऑफ ऑर्डर सीख रहा है, वो एक्सप्रेस करना सीख रहा है अपने आप को, वो क्रिएट कर रहा है चीजें और अपनी मिस्टेक से सीख रहा है कि अगर मैंने इस तरह किया तो ये गलत हुआ है तो उसको मैं ठीक नहीं। कैसे कर सकता हूँ। और वो फ्रीडम है, उसको फ्रीडम है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और अगर वो स्कूल नहीं आता तो सुबह 9 से लेके 1 बजे तक वो घर में खुद सोचें, सब पेरेंट्स को पता है वो घर में बच्चे क्या कर रहे होते हैं। वो 4 घंटा बच्चा अर्ली सेंटर्स में जाता है तो क्या करता है, वो घर में होता है तो क्या करता है, ये आपको खुद फर्क पता चल जाएगा। अच्छा, वैसे जो ये अर्ली लर्निंग सेंटर्स होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपने जैसे बताया कि बच्चों को खेल खेल में उन्हें सिखाया जा रहा होता है, कोई सॉर्टिंग ऑर्डर सिखा रहे होते हैं उसे, मतलब काउंटिंग वगैरह सीख रहा होता है, कलर्स का डिफरेंस जो है वो सीख रहा होता है। अच्छा, लैंग्वेज बेहतर करने में वोकैबुलरी बहुत काम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लाइक क्या इमोशंस हैं, व्हाट यू वांट यू क्रिएट, यू एक्सप्रेस, उनको फ्रीडम दी जाती है। जैसे एक छोटी चीज़ें लाइक स्कूल लर्निंग एनवायरनमेंट्स में होती हैं कि यू क्रिएट योर ओन स्टोरी, यू टेक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट ले लो, आप क्या करना चाह रहे हो, उसको क्या देख रहे हो, व्हाट यू सी, यानी इतना होता है कि दे इन लाइक जैसे बच्चा 5 साल तक आता है तो वी जस्ट इंट्रोड्यूस देम नॉट जस्ट द लैंग्वेज कि ये रीडिंग करो या ये करो, वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ वर्ड्स, लाइक आप वर्ब क्या है, नाउन क्या है, they create their own stories with all these words। अच्छा, स्टार्ट में ही मतलब बच्चे की अर्ली एज में कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए राहिला साहिबा, कि कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये बच्चे के इंटरेस्ट जो हैं वो ये इस जानिब हैं, ये बच्चा जो है ना वो ये शुरू से ही कुछ एक आर्टिस्ट मतलब वो वाला, हमारे वाले आर्टिस्ट को तो अच्छा समझते हैं। नहीं बच्चा खुद बताता है, बच्चा खुद बताता है। टीचर्स का मतलब जो भी उसको देख रहे होते हैं उनको पता चलना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। ये बहुत डेलिकेट लाइन होती है बीच में, जो कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। कुछ बच्चे बिल्कुल पेंसिल पकड़ने को तैयार नहीं होते, हमको उनके मसल्स डेवलप करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है मसल्स डेवलप करने के लिए, उनके नहीं पेंसिल पकड़ पाते, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग सारी ज़िंदगी उनकी राइटिंग ख़राब रहती है। वो बहुत अर्ली स्टेजेस में हमको करना पड़ता है काम। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, तो क्या उनको वो राइट हैंड नहीं हो सकता? नहीं, वो बाय बर्थ होता है? बाय बर्थ होता है। अच्छा, ये सिस्टम ही ऐसा होता है। ये सिस्टम ही ऐसा है, वो उनको उसी तरह आपको एक्सेप्ट करना है, वो उसी तरह काम करते हैं। अच्छा नायरा जी, एक और अमूमन बच्चों में ऐसा होता है कि वो हकला के बोल रहे हैं, तोतला बोल रहे होते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि हम लोग उनके साथ ऐसे बोलते हैं इस वजह से। कभी मैंने कुछ देखा है, कुछ पेरेंट्स जो है ना वो उनको राइट लैंग्वेज ही नहीं देते। रैबिट है तो बनी कर रहे हैं, लाइक यू नो नॉट, और वो प्यार में आके वो सिर्फ प्यार में आके उनके साथ तोतला बोल रहे होते हैं, उनको राइट वर्ड्स नहीं दे रहे होते। ओके, अगर वो ये करते हैं तो वो जाहिर है वो बच्चे ने तो वही जो वो सीख रहा है, देख रहा है, वो जो देख रहा है वही सीख रहा है। अच्छा, जो प्यार में आके उस तरह बोलते हैं। हाँ, लेकिन देयर आर सम टाइम होती है फिजिकली इट्स चैलेंजिंग फॉर देम टू ट्विस्ट देयर टंग, लाइक वो ट को थ करते, लाइक दे क कर देते हैं, दे कैन नॉट से इट। तो उसके लिए आप उसको प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास, लेकिन और बिफोर 5 इफ यू फाइंड अ चाइल्ड कि वो हकला रहा है या कुछ हकलाना है, स्टटरिंग जो कहते हैं, वो इसलिए कि वो हीज एंजाइटी है उसके अंदर, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है अंदर, समटाइम्स ही गेट्स टू एक्साइटेड, कैन नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस, तो यू हैव टू काम हिम डाउन। फिर आपको पता चलता है कि भाई ये, अगर आप इसके बाद भी आपको पता है कि बच्चा अब भी सही वर्ड्स नहीं यूज़ कर सक रहा, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, दे विल हेल्प देम, क्योंकि उनको प्रैक्टिस चाहिए होती है, रेपिटेशन चाहिए होता है टू मूव द टंग इन अ प्रॉपर वे। ठीक है। अच्छा राहिला जी, अगर बच्चे को अर्ली लर्निंग उसकी प्रॉपर तरीके से हो तो इसका बेसिकली मकसद क्या है कि बच्चा कल को अच्छा स्टूडेंट बन सके, मतलब ज़हीन स्टूडेंट बन सके, अच्छा इंसान बन सके। सबसे पहले अच्छा इंसान बनेगा तो बाकी सब कुछ कर लेगा। यहाँ पे हम लोग अच्छे इंसान नहीं बना रहे, रट्टू तोते बना रहे बहुत जरूरी है। हाँ प्लीज़, अगर हम मैसेज एक मदर को भी चला जाए या एक फैमिली में भी चला जाए तो आई थिंक हम लोग का पर्पस पूरा हो जाता है कि हर अच्छा इंसान बनाना बेसिक है, ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनेगा तो वो हर चीज़ उसके डील भी अच्छे से करेगा,
और जो डीलिंग है सोशली इंसानों की, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। लोगों में एंजाइटी कम होगी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन कम होगा। अगर हम इस बीज को ही अच्छा सा वो सीपेंगे तो वो बीज सोचे फिर कितना अच्छा दरख्त बनेगा। तो वो आज करेंगे तो कल हम रिजल्ट देखेंगे इसको। एग्जैक्टली। अच्छा, बच्चों का इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा जो एक मसला जो माँ बाप को दरपेश है बच्चों के हवाले से, अपने ही बच्चों के हवाले से, वो ये है कि उन्हें वो बहुत उसके मोबाइल और जो उन्हें जो टैबलेट जो फ़ोन वगैरह इनसे वो बहुत ज़्यादा तंग परेशान भी होते हैं माँ बाप के, यार क्यों हमारे बच्चे इसकी ज़िद करते हैं, और हम लोग ख़ुद भी उन्हें देते हैं सिर्फ इस वजह से कि चलो यार एटलीस्ट 2 घंटे तो सुकून से बैठ जाएंगे हम, बच्चा बिज़ी रहेगा। ये बच्चे की सेहत के लिए, उसके ज़हनी सेहत के लिए, उसके मुस्तक़बिल के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, और मतलब किस हद तक बच्चे को जो है ये सारी चीज़ें जो है ना हमें देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी दोस्तों, आप दोस्तों की खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाजिर हैं, और आज जिस मौजू पे बात कर रहे हैं मौजू है तालीम और तरबियत, ख़ास तौर पर बच्चों की। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो राहिला परवेज़ साहिबा हैं और नाइला नूरानी साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा, जैसे कि वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल के माँ बाप बहुत परेशान हैं, वो मोबाइल और टैबलेट वगैरह जो है ना ये पसंदीदा तरीन चीज़ है बच्चों की। वो चाहते हैं कि बस हमें माँ बाप जो है ना वो कुछ कहीं ना, और हम सिर्फ जो है ना वो या तो कार्टून्स देखते रहें या वो डायरेक्टली यूट्यूब की एक्सेस बच्चों को मिली हुई है। और इस बारे में बताइए किस तरह रोका जा सकता है बच्चों को मोबाइल से? बच्चों को तो नहीं पता था मोबाइल और आईपैड कैसे यूज़ होता है। सही बात है। माँ बाप ने सिखाया है ना। अब माँ सारा दिन घर होती है, मोबाइल के बगैर कैसे रहेगी? नहीं, पहले ज़माने में मोबाइल तो नहीं होते थे। हाँ। पहले कैसे करते थे बच्चे, माँ बाप कैसे करते थे? उनको Quality आप time घर देते की चीज़ें दे दें, आप स्पून सॉर्टिंग दे दें, छोटे बड़े चमचे दे दें सामने। अच्छा। उनको बोलें सब सॉर्ट आउट कर दें, उनके दिमाग में उनके साइजेस, मेजरमेंट, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होगा उसमें, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं होगा। हाँ। आप सिर्फ पानी का प्याला और एक ब्रश दे दें, बेशक दीवारों पे भी पेंट करेंगे तो वो पानी होगा, सूख जाएगा 2 मिनट में, मगर वो कुछ क्रिएट कर रहा होगा। वो क्रिएट कर रहा होगा, वो मतलब उसकी अपनी चीज़ होगी। वो उसमें आप उस पर इंटरेस्ट लेंगे तो वो उससे आपसे डबल इंटरेस्ट लेगा। अच्छा। पेपर्स दे दें, मतलब अखबार दे दें, अखबार को खाली क्रम्बल भी करेगा तो वो उसके लिए इंटरेस्ट का पेपर होगा, सब वो बॉल बना लेगा। और जो पूरी दीवारों के ऊपर जो निशान बनते हैं वो उनके बारे में आपने रिस्ट्रिक्ट कर दें, आप आपने बताएं जगह कि restrict ये कर दी। दीवार तुम्हारी है बेटा। अच्छा। आप या तो प्लास्टिक का एक बोर्ड लगा दें या कांच या शीशा ठीक जो है वो आप उस पर लगा दें और कहें ये तुम्हारी दीवार है, यू कैन मेंटेन इट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट ऑन दैट। कितना बच्चे हाँ। इट्स माय प्लेस। सही। अच्छा, किताबें और कापियां फाड़ना भी एक बच्चों की आदत होती है, क्योंकि वो उनका अग्रेशन है। यस, उनको नहीं पढ़ना, आदत नहीं है। उनको कहते ना कि आई डोंट लाइक लर्निंग। मुझे कंप्लेन करते हाँ। हैं कभी कभार। उनको सीखना होता है, उनको वो तंग आ गए बच्चे किताबें पेंसिलों से। प्लीज़ उसके अलावा बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। एक खाली स्टिक दे देंगे ना और मिट्टी में वो उसी से वो बनाता रहेगा, तो वो भी उसके लिए इंटरेस्ट है। मतलब इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है। घर से ही चीज़ें निकालें, घर के कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करें, कपड़े तैयार करने में लगा दें, कुछ नहीं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ माँ बाप मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि देखें हमारी एक आवाज़ पे बच्चा जो है ना वो हिलता भी नहीं है, वो तो नाम लेते हैं उसका, पुकारते हैं और वो बच्चा फ़ौरन सहम जाता है, कहते थे माशाल्लाह क्या तरबियत। तो वो ये किस हद तक ठीक है? ये तरबियत नहीं है, ये तो आप नहीं है। तो इस तरह टेम तो आप जानवरों को भी कर सकते हैं, आवाज़ दें तो वो बैठ जाता है। नहीं, ये तो गलत है सरासर। अच्छा, ऐसा नहीं होना नहीं, चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप बच्चे का ओपिनियन लें, आप बच्चे को हेल्प करें डिसीजन मेकिंग में, चॉइसेस दें, चॉइसेस दें हर चीज़ की। डू यू वांट टू टुमारो वी आर गोइंग देयर, आप उनको बताएं कि हम ये करेंगे कल, एक्साइट करें। आप उसको बताएं कि
kind of shirt you would like to wear, like एक छोटी सी चीज़ है, what kind of dress would you like to wear? बच्चे हैं, उनसे पूछें कि आपको पिंक चाहिए या येलो चाहिए, फ्रीडम दें, मगर उसके साथ एक लिमिट भी दें. आई नो यू नो कि माँ बाप डरते हैं, भाई इसने अगर बोल दिया कि हमें कोई जैसे मैं तो पिंक ही पहनूंगा या आई विल स्लीवलेस, अब सर्दी के दिन है तो आप वो स्लीवलेस शर्ट सामने ही नहीं रखें ना, आप ऐसी रखें जो आप चाह रही हैं कि बच्चा पहने, लेकिन उसके डिसीजन से लें, उसका कंसेंट ले लें कि आई विल डू दिस, माई मॉम्स आस्किंग मी, लेट मी टेक अ डिसीजन, लेट मी थिंक व्हाट आई नीड. सही. अच्छा, ये जो बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं कि आपके अच्छा आ रहे हैं ना, अभी अभी आपको ये ले देंगे, अच्छा ये कर देंगे, अभी वो हो जाएगा, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, अभी चलते हैं, फिर इस पर पेरेंट्स रेडी रहें कि वो कल को उनके साथ भी यही करेगा, यही करेगा ना, यही करेगा, क्योंकि आप वही सिखा रहे हैं ना. जो भी आप सिखाएंगे वो वही डिलीवर करेगा, मतलब कुछ और तो नहीं करेगा. हमारा जो काम होता है ना, वो बताना होता है बच्चे को व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. जो हम काम करते हैं बच्चों, और बहुत अर्ली स्टेज से ये काम शुरू हो जाता है. उनको रूटीन में लेकर आना बहुत ज़रूरी है, और उनको पता होना चाहिए रूटीन में किस तरह रूटीन है. सुबह आना है तो ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है. ये कॉन्फिडेंस लेवल हाई करता है आपके बच्चे का. ये जो बच्चे जिद्दी होते हैं वो क्यों होते हैं? वो भी एक तरह का रिएक्शन है बच्चे का. अच्छा, अगर आपने एक दफ़ा दो दफ़ा उसकी जिद पूरी कर दी है तो उसको पता है कि माँ बाप को कैसे लेके चलना है. सकता हूँ मैं, वो बिल्कुल कर सकता है. वो तो ये बच्चों की जो जिद है उसको तोड़ने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल करना चाहिए माँ बाप को? जो जिद्दी ना बनाने के लिए उनको हाँ. ये कि उनके साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करें उनका, उनको बताएं, उनको ओपिनियन लें, उनको इस स्टेज में ना लाएं कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं कि अब कहेंगे मुझे तो यही चाहिए. दे बिकम स्टबर्न देन. तो अगर हो गए हैं तो अब क्या करें? उन्हें मत दें वो चीज़, उन्हें रोने दें, दो चार उनको रीज़न दें. रीज़न दें उनको देखें. बच्चा हम लोग समझते हैं बच्चे को नहीं समझ आ रही है हमारी बात. बच्चा एक एक बात समझता है, एक एक बात. आप उससे बात करें, बच्चे को बिठा के समझाएं, आप उससे हर तरह की बात डिस्कस कर सकते हैं. इतना बच्चा, इतनी अल्लाह ने कैपेसिटी बच्चे के दिमाग में दी हुई है कि वो आप जो भी बात कर रहे हैं, एक तो आपके वो रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. उसे कोई चीज़ छुपाए नहीं, क्योंकि उसको पता तो चलता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है. तो अगर उसको रीज़न चाहिए होता है, अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, एक्सेप्ट करना सिखाएं. उसको एक्सेप्ट करना सिखाएं. जैसा है हम, जैसे हम हैं, हमको इसी तरह रहना है. एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. अच्छा, ये नायला जी आप बताइए, ये आजकल के बच्चे वाकई के ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पे वो 2 बच्चे होते हैं और माओ ने सर बांधे होते हैं कि वो एक ज़माना से 10-10 बच्चे होते थे, एक साल के फ़र्क से, और माएँ पूरे घर के काम भी करती थी और बेहतरीन. क्या कि औरत कमज़ोर हो गई है? औरत कमज़ोर हो गई. औरत कमज़ोर हो गई. ओहो, ये क्यों हो गया? ये कहाँ से हो गया? बच्चों में तो वही थिंक सो कि औरत कमज़ोर हो गई या कुछ. बच्चों में एनर्जी ज़्यादा हो गई. बच्चों में एनर्जी भी है, प्लस ये कि हम we are not taking the pain to make them learn anything. वो जो पेरेंट्स हमारे साथ टाइम देते थे, हमको बताते थे ये करना है, वो करना है, वो आई डोंट थिंक सो कि आज के पेरेंट्स जो हैं दे आर टॉकिंग टू विद देम सो मच. ग्रैंड पेरेंट्स कहानियां सुनाया करते थे, वो बैठ के सारी नस्ल जो है उनकी और वो कहानियां हम लोग को भी आज तक याद है. मतलब हम लोग भूले नहीं है. और वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर कहानियां होती थी ज़्यादातर. वो कोई ये जो कार्टून चल रहे हैं या डोरा, ये सब से रिलेटेड कुछ भी नहीं था. एक कहानी का भी एक पर्पस होना चाहिए. जो हम लोग भी कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं, हमारा हर वीक का एक स्टोरी होता है, क्योंकि 2 दिन हम सुनाते हैं, फिर अगले 3 दिन बच्चा खुद सुनाता है वही कहानी, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अंदाज में. और उस कहानी से उसने क्या सीखा वो भी बताता है. मॉरल क्या था, हर बच्चा डिफरेंट है ना, उसको किस तरह वो ले रहा है, वो आपको तब पता चलता है कि उसने कहानी को किस रुख से एब्जॉर्ब किया. अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे एक्टर भी हैं, अदनान सिद्दीकी साहब ने, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे अब्बा ने हमें एक चीज़ सिखाई बचपन से कि हमें जो भी डिमांड करनी होती थी कि हमें ये चीज़ बैट लेके दें या बुक लेके दें या जो भी हमें कहते थे, मैं उन्हें कहता था कि मुझे वो कहते थे हमें कि मुझे पेपर पे लिख के दें. अच्छा, ठीक है, और साथ मुझे उसकी रीज़न भी लिख दें और कुछ भी, और वो जो भी होती थी मैं ला के देते थे उन्हें. मगर वो रीज़न लिखने का मकसद सिर्फ ये तो उन्हें पता होता था कि अगर मुझे अगर बैट मंगवाया तो उसे लिखा कि मैं क्यों चाहिए आपको. बहुत जबरदस्त बात है ये. तो वो अच्छा, फिर उनकी एक चीज़ है अदनान भाई की खुद, और एक्चुअली उनकी सारी फैमिली की और उनके आगे बच्चों की भी, उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी ज़बरदस्त है
वो आप सोच रहे हैं ना कि आपको क्या लिखना है, सोच Yes. डेवलप हो रही है सोच डेवलप हो रही है ना। बचपन से ही। तो दीज आर द क्रिएटिव इयर्स हाँ when you are putting that in their mind कि you have to create like think what is next। हम एक सोचना। छोटा सा पिक्चर दिखा के हम पूछ सकते हैं। आप घर में भी पेरेंट्स आप कोई पिक्चर देखें, कोई नेचर में जाएं, इनसे 50 सवाल करें ना, आप क्या दिख रहा है, कौन कहाँ है, कौन किधर है, क्या कर रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो अर्ली लर्निंग है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है। मतलब उसके लिए लाजमी नहीं है, लाजमी तो है कि आप किसी अर्ली लर्निंग सेंटर में उसे दाखिल करवाएं। बिल्कुल। और अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं, किसी ऐसे गांव में हैं, या आपकी जो जेब है वो इजाज़त नहीं देती है कि आप उस उम्र से बच्चे को मतलब इतना फीस वगैरह उसकी बर्दाश्त कर सकें, तो फिर जो जैसा कि हमारे मेहमानों ने बताया हमें कि आप उन्हें चम्मच वगैरह दें खेलने के लिए, आप उन्हें कुछ भी मतलब उन्हें कुछ डिफरेंट एक्टिविटी दें ताकि वो कुछ उनका इंटरेस्ट रहे और कुछ सीखते रहें। जिस टाइम बनाएं, उनका टाइम फ्रेम बनाएं। आप अपना घर एक स्कूल की तरह चलाएं कि एक स्ट्रक्चर हो, एक रूटीन हो, बच्चे को पता हो कि मैं सुबह उठ के मुझे कोई 1 मुश्किल घंटा। काम नहीं है और बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव काम भी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है आपके बच्चे को खुश करने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट या बड़े बड़े टॉयज चाहिए, नहीं ज़रूरत। बच्चे को टाइम चाहिए आपका, सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे सही वो है। खुश हो जाएगा। अब बिल्कुल सही है। और ये ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए भी है कि जब वो घर जाएं तो हाँ। जब अगर आप पता है जैसे मर्द हजरात सारा दिन काम करते हैं, 1 घंटा आपने बच्चे को या 2 घंटे देने हैं, तो उन 2 घंटों में 2 घंटे आप अपने फ़ोन को साइलेंट बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। आप बच्चे के साथ बच्चे को जो वो बच्चा कह रहा है, मुझे पता है कि सारा दिन थकने के बाद दिल नहीं कर रहा होता कि बच्चा आपकी उंगली पकड़े और आप जो ऐसे घुमाए पूरे घर में, बाबा ये देखें वो देखें या मामा ये देखें। तब थोड़ा सा टाइम अपने लेकिन फोन हाँ। वोन रख के इंटरेस्ट सिर्फ बच्चे की तरफ अपना पैदा करें और फिर बच्चे के That's the साथ आई most थिंक important दैट विल बी thing. रिलैक्सिंग फॉर द पेरेंट्स टू, क्योंकि Exactly. जब आप देख रहे हैं अपने बच्चे को खुश, तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है दुनिया में। थैंक यू सो मच नाहिला जी, थैंक यू सो मच नाहिला साहिबा। बहुत सारी बातें करने को, मगर बहुत सारी वक्त जो है बातें वो बहुत मुख्तसर सा था हमारे पास, 1 घंटे का पता भी नहीं चला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो ज़रूर इस तरह का सेशन रखेंगे। दोस्तों एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करेंगे आप सबसे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और इस वक्त हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अलग अलग और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करें जिसमें हमारे नाज़रीन के लिए कुछ अलग अलग मालूमात हासिल हो सकें। तो जैसे कि हमने पहला जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा था उसको हमने तालीम के मौजू पे हमने बात की उस पर, और मगर ये जो दूसरा हिस्सा है ये बड़ा अहम है। इसका ताल्लुक़ तफरीह से है, एंटरटेनमेंट से। और आज हमारे साथ जो एक मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ भी प्योरली एंटरटेनमेंट से। ये एक रियल आर्टिस्ट मैं इन्हें कंसिडर करता हूँ। ये बड़े अच्छे फ़ैशन मॉडल हैं और उसके साथ साथ ये एक कमाल के म्यूज़िशियन भी हैं, और ये दोनों चीज़ों को बैक वक्त साथ लेके चल रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से इन्हें निभा रहे हैं। तो आज ये लाहौर से कराची में आए हुए थे, तो मैंने इन्हें दावत दी कि भैया हमारे शो में आप आएँ, आपसे ज़रा गपशप हो। आपका ये जो पहनने का एक अंदाज़ है, जो आप एक स्टाइल लेके चलते हैं, ज़रा इसके बारे में हमें बताएं आप, और हमारे नाजरीन को भी बताएं कि फ़ैशन के जो बदलते हुए अंदाज़ होते हैं ये आपके लिए कितने मानी रखते हैं, और फ़ैशन जो है ये कितना मानी रखता है आपके लिए। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उबैर नईम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैर, कैसे हैं आप? फ़हीम भाई बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आपकी ड्रेसिंग जो है ये तो हमारा दिल मोह लेती है। फिर शुक्रिया। बस कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट कर लूँ, कुछ नया करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो लोगों को खींचे मेरी तरफ, अट्रैक्ट करे कि अच्छा ये कुछ बंदा डिफरेंट पहना हुआ है। और मैं मानता हूँ कि आई बिलीव कि
जब भी आप कुछ जी वो भाई हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, पूछें तो। वो भाई बताएं तो सही। वो भाई बताएं अब आप क्यों हंस रहे हैं, अब आप क्यों हंस रहे हैं बताएं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अरे मैं हर दफा कोशिश करता हूँ कि लोग मेरी तरफ खींचें, मैं कहता कपड़ा ना मैग्नेट ला लिया करो। मैं इस चीज को बदला लेंगे हम इस बात का। ठीक है, बिल्कुल और मैं रखूंगा। अच्छा उबैर, एक चीज़ भाई, आपका आप मॉडल हैं हमारी, जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें अब हम एक ट्रेंड देखते हैं कि लोगों ने बियर्ड रखी हुई है, जी भाई। ठीक है, और ये फैशन में अच्छी बात है। हम वैसे भी एक मर्द जो है, मर्द का खासा दाढ़ी रखना, हम अपने जितने भी अगर हिस्ट्री में चले जाएं वहाँ पे भी जितने बादशाहों को देखते हैं तो उन्होंने भी दाढ़ी रखी हुई थी। जितने भी हम वो हैंडसम और ताकतवर लोगों को देखते हैं तो एक दाढ़ी एक बड़े एक जेवर, मर्द के जेवर की तरह जो है ना इसे ट्रीट किया गया है हमेशा। तो आपने अच्छा फैशन में ये चीज़ एक अरसे से नहीं थी, लोग क्लीन शेव करके या हल्की सी बियर्ड रख के फिर जो है ना वो फैशन में आते थे। ये दाढ़ी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये इसके बारे में बताएं, ये इसको आपने फैशन के साथ आपने इसको ऐड किया या शुरू से ही माशाल्लाह सुच्ची दाढ़ी है? नहीं, सुच्ची दाढ़ी नहीं है। ये एक फैशन का एलिमेंट समझ कर मैंने ऐड किया था। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे सवाल भी करते हैं कि यार सुन्नत को तुमने मजाक उड़ाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ यार सुन्नत मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ। ये सुन्नत के तौर पे नहीं रखा हुआ है? नहीं, सुन्नत के तौर पे ये है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये मैंने एज अ फैशन इसे अपनाया था, और जैसे मैंने किया मुझे एक दो शो मिल गए और इस तरह से आगे शूट मिलना शुरू हो गए। अच्छा। तो मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं जिनका नाम बिलाल सईद है, जिनके साथ मैं गिटार्स भी प्ले करता हूँ। जी आप गिटारिस्ट भी हैं उनके साथ। तो बिलाल भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया इस बात पे कि नहीं तूने कटवानी नहीं है, तू दाढ़ी रख सूट करेगी। तो इसके पीछे उस इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, किरदार है कि उसने कहा कि तो मैंने मान ली और ये ठीक है, समझ गए। अब मुझे एक बात बताएं, आप क्योंकि मॉडल भी हैं और आप म्यूजिशियन भी हैं, गिटारिस्ट हैं, तो क्या गिटारिस्ट के लिए कोई लाजमी है, कोई मतलब कोई हलफ उठाते हैं ये लोग कि जब हम गिटार बजाना सीख लेंगे तो बाल लंबे रख लेंगे, कुछ ऐसी बात होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे। अच्छा। तो मैंने जैसे गिटार ज्यादा अच्छे तरीके से बजाना शुरू तो फिर मैंने ग्रो करना शुरू नहीं, ऐसा बिल्कुल यही वजह पूछ रहा हूँ क्यों? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने बाल लंबे अपनी सिर्फ बियर्ड और गेटअप को प्रॉपर करने की वजह से किया था कि मैं फिर आई कैन हैव बन और ये वो इस तरह से, तो ये बस उसी वजह से था और बस रख लिए फिर लंबे। कोई जवाब नहीं है इस बात का। बिल्कुल सही होगा। मुझे यूं लगता है जैसे कोई गिटारिस्ट गिटार सीखने लगता है ना, तो शायद वो दुआ मांगता है, या बाबा गिटार साई तू मैनू गिटार सिखाई तो मैं वाल लम्बे रखूंगा। अच्छा जी, सही है। अच्छा तो उबैर, फैशन आपके नज़दीक क्या है? फैशन कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है। वाह। फैशन एक ऐसी चीज है कि जो आपको बहुत एक खूबसूरत इंसान दिखाना शुरू कर देती है, दूसरों से मुनफरिद करता है। एग्जैक्टली। अच्छा। और वो आपको बता देता है कि आप क्या हैं, एक्चुअली आपको डिफरेंशिएट कर देता है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी लोग होते हैं वो सारे अपने हिसाब से वो फैशन करते हैं। जी बिल्कुल। हर शख्स, बिल्कुल। अगर किसी ने सफ़ेद शलवार कमीज़ भी पहनी है ना, किसी ऐसे देही इलाके में चले जाएं हम लोग जहाँ पे कोई मर्दों के हवाले से ख़ास तौर पे फ़ैशन की अवेयरनेस नहीं है, उसने अगर सफ़ेद शलवार कुर्ता भी पहना है तो वो भी जब वो सफ़ेद रंग के जोगर्स पहनता है ना नीचे तो वो अपनी तरफ से अपनी सेंस के एतबार से वो फैशन ही कर रहा होता बिल्कुल ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक तो बात है। फैशन इसका मतलब है कि हर एक की नज़र में फैशन का एक मेयार अलग है। फैशन मैं समझता हूँ, आप कोई भी एक ऐसी चीज़, बिल्कुल कोई सादा शलवार कमीज भी आप अगर अच्छे तरीके से उसको कैरी कर लेते हैं तो वो फैशन है। आप जो भी पहनते हैं आपको उसको सिर्फ कैरी करना आना चाहिए। लाजमी नहीं आप वर्साची पहन लें, गुच्ची पहन लें, ये पहन लें, वो पहन लें। आप 200 रुपये की कोई शर्ट भी अगर उठाते हैं, पहनते हैं और आप उसको कैरी इस तरह से कर लेते हैं कि वो बहुत अच्छी लग रही है आप पे, तो वो फैशन है। अच्छा, कैरी करने से कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके अपने साइज़ के कपड़े होने चाहिए और आप उसमें कॉन्फिडेंस फील कर रहे हों, और क्या आपका कॉन्फिडेंस उस चीज़ में नज़र आना चाहिए। वो आपके कपड़े नहीं भी है ना अगर, तो आपका कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए कि हाँ मैंने बांध के पहने लेकिन इस वक्त मेरी है कि मैंने पहने। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस चीज़ में नज़र आना चाहिए। जैसे रैंप पे हमें सिखाया जाता था
कि आपको ये कपड़े पहना, अच्छा कभी कभी बड़े ही अजीबो-गरीब से कपड़े ना पे होते थे कि जो एक आम इंसान पहनता ही नहीं, मतलब एक शर्ट है वो पीछे से पूरी शर्ट फटी हुई है ऐसे ना, बिल्कुल ठीक है, जीन्स है वो फटी, अगर वो मतलब इतनी जीन्स है या अजीब से रंगों के जो है ना वो कपड़े आपको हैं, पहना दिए जाते हैं जो हकीकत में हम नहीं पहनते। तो हमें बताया जाता था कि पहले आप इन्हें ये देखें और उसके बाद इस चीज़ को एडमिट करें कि आप इस वक्त शहजादे हैं, आपने सबसे अच्छे कपड़े पहने बिल्कुल। और उन कपड़ों को आप उस कॉन्फिडेंस के साथ इन हज़ारों लोगों के सामने आपने बीच से चलना है और वापस आना है। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि कोई आपको देख के हंस नहीं रहा है, सब आपको देख रहे हैं कि ये नया फैशन है, वाह, मतलब ये इसने दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं इस इंसान ने। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ वो वॉक करना ही हमें उस वक्त सिखाया जाता था, बताया जाता था। बिल्कुल। अब मगर इसी के साथ साथ एक चीज़ हमने और भी सीखी जब मैं होस्टिंग में आया कि जब भी आपकी बात करने लगते हैं तो किसी भी टाइम बीच में एक आवाज़ आ जाती है, ब्रेक। ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम उबैर से और बॉबी भाई से, जब दो म्यूजिशियन हों और फिर मैं यकीनन आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं, आप म्यूजिशियंस की कोई परफॉर्मेंस सुनना चाहेंगे, कोई काम की बात सुनना चाहेंगे, तो हम इनकी परफॉर्मेंस भी होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ हैं उबैर नईम, जो कि एक फ़ैशन मॉडल हैं और उसके साथ साथ म्यूजिशियन गिटारिस्ट हैं। और इनसे हम बड़ी मज़े की बातों का एक सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अच्छा उबैर, ये बताइए कि फ़ैशन किस उम्र के लोग कर सकते हैं, मतलब किस उम्र के लोगों के लिए ख़ास तौर पे फ़ैशन आप समझते हैं कि होता है? फैशन की कोई उम्र नहीं है, हर इंसान फैशन कर सकता है और हर एक को हक है फैशन करने का, वो चाहे कोई 60 साल का इंसान है या चाहे वो कोई 10 साल का बच्चा है। तो फैशन की कोई उम्र नहीं है, बस इसको पहनने का तरीका आना चाहिए। लाइक आपका मतलब है कि हर उम्र के जो लोग हैं उनके लिए फैशन अलग अलग है? बिल्कुल ऐसा बात आपकी। लाइक कैसे? जैसे कि एक बच्चा ग्रो करता है, वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, टी शर्ट्स में, ट्राउजर्स में, उसके बाद वो स्कूल गोइंग होता है, देन थोड़ा सा उसे टाई शाई पहनने का शौक पड़ जाता है क्लास में जाने के लिए, और यहाँ स्ट्रिक्टनेस है बहुत ज़्यादा कि आप क्लास में आएंगे तो आपको प्रॉपर एक गेटअप के साथ आना है, और उस तरह से वो बड़ा होता जाता है। जैसे आप 1890s के एज में 1890s नहीं 18-19 के एज में आप आ जाते हैं तो आप पोलो शर्ट्स पहने, जीन्स पहने गर्मियों में, एक बेल्ट पहने और शूज़ पहने, आपके पास वॉच होनी चाहिए, आपने हाथ पे कुछ एक्सेसरीज पहनी होनी चाहिए जो कि आपको क्लासीफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे आपकी एज को भी। और जैसे जैसे आप एक मतलब बुढ़ापे की एज की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा बढ़ती जाती है, आप कुछ अपनी जो एक्सेसरीज हैं वो आप रिमूव करते रहें। आपके हाथ में वॉच लाजमी होनी चाहिए, लेकिन आप एक्सेसरीज जैसे अच्छा, घड़ी का तो मेरा ख्याल हमेशा का साथ रहता है। बिल्कुल, घड़ी तो एक आपकी घड़ी, एक बेल्ट और एक आपके शूज़, ये तो आपके फैशन का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हिस्सा है। लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कपड़े बहुत अच्छे पहन लेते हैं और शूज़ बड़े अजीबोगरीब पहन लेंगे, जैसे कि आपने बताया भी कि सलवार कमीज पहन के नीचे जॉगर्स पहन लेंगे। जॉगर्स से बेहतर है आप सिंपल एक जूती पहन लें, वो उससे बेहतर लगेगी, आप थोड़े स्टाइलिश भी लगेंगे। तो आपको चीजें कोल्हापुरी चप्पल वगैरह जो होती है या इस तरह की जो प्लेन सी, वो तो बनी ही सलवार कमीज के लिए, बिल्कुल वो जाती ही सलवार कमीज के साथ है, वो पहननी चाहिए। अच्छा, वो मैं पिछले दिनों देख रहा था कि यूरोप में वो जो हमारी पेशावरी चप्पल नहीं होती थी, हाँ जी, लुई विटॉन ने वो किए। हाँ, एलवी ने बनाई। हाँ जी, एलवी का वो अच्छी खासी महंगी चप्पल, वो मैंने देखा था, देयर वाज ऑफ $3,500। हिसाब लगाएं, मतलब लाखों रुपए की वो चप्पल जी, और हमारे यहाँ वो मेरे ख्याल 500,000 रुपए की मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी, 5,000 की चले जाएगी, 150 दे देते हैं। यार वो आपकी वाकफियत होगी इस वजह से देते हैं, हमें तो नहीं इतना कम करते वो। बॉबी भाई आप बहुत जाते हैं पठानों के पास? नहीं सर, मैं जानता नहीं,
असल जुतियां पे ही देंगे ने। अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक करो। अच्छा जनाब, तो आपने बताया कि जो जो यंगस्टर्स हैं उन्हें वॉच पहननी चाहिए। बिल्कुल एक्सेसरीज कैरी करनी चाहिए, अच्छा। रिंग्स हो गई, हाथ पे रिबन्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें उनको बिल्कुल वो उनकी एज के हिसाब से उन्हें अच्छी भी बहुत लगेंगी, वो थोड़ा यंग लगेंगे, पता चलेगा कि लड़के को फैशन आता है, लड़का अगर कॉलेज जा रहा है, कॉलेज को नहीं होगा, पता चलना चाहिए। अच्छा, जूते जो हैं वो आजकल यंगस्टर्स के लिए वो किस किस किस्म का फैशन जो है वो आजकल है? आई बिलीव कि जो अभी हम लोग का मौसम चेंज होगा, गर्मी आएंगी, तो जो फैशन इस वक्त बेस्ट या टॉप ऑफ द लाइन बाहर चल रहा है वो यही है कि आप पोलो शर्ट्स पहने, आप एक बहुत अच्छी रिस्ट वॉच कैरी करें। जूते, हाँ। मैं और उस पे आना हाँ, ऊपर अच्छा। से नीचे, अच्छा, ऊपर इधर से आ रहे हैं ऐसे। सर से ओके, सर से होता से हुआ पाँव तक। और अच्छी जीन्स कैरी करके शर्ट आप अंदर करें, और जूते आपको चाहिए कि मोस्टली आपकी जो बेल्ट आपने पहनी हुई है, जो भी आप बेल्ट कैरी करें हाँ। किस कलर की, उसी कलर के आप शूज पहने। अच्छा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा एक तो फॉरन आपकी पर्सनालिटी को इनहांस कर देगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी एक्सेसरी है, बेल्ट और आपके शूज, लेकिन वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अगर ब्राउन शूज हैं तो ब्राउन बेल्ट होनी Exactly, चाहिए, brown belt और अगर होनी चाहिए। ब्लैक शूज हैं तो तो black ब्लैक बेल्ट belt। होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें ना ये पता नहीं चलता है, समझ नहीं आती कि ये कपड़े हमारे किस इवेंट के लिए हैं। वो देखते हैं कि अगर मैंने ये अगर कोई सपोज कि अगर उन्होंने सूट पहनना है तो उसके नीचे जो शर्ट है, तो शर्ट उन्हें कैसी पहननी चाहिए वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। वो ये ख्याल जरूर रखते हैं कि ये मैं नहीं लेके आया था, हाँ, ये सबसे नहीं है तो मैं ये पहन लूँ मैं। तो ये इस बारे में बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे होनी शूटिंग के नीचे तो हमेशा एक फॉर्मल शर्ट चलनी चाहिए, वो आप है। जो भी कलर हो उसके कलर स्कीम के साथ आप उसके जा सकते हैं। यहाँ अगर आप उसको, ये हो गया फॉर्मल, अब इसको आपने थोड़ा सा सेमी फॉर्मल करना है तो आप कोट के नीचे आप टी शर्ट पहन सकते हैं, एक प्लेन, इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना है और आपने इसको सेमी फॉर्मल की तरफ लेके आना है, तो आप पैंट चेंज कर लें, कोट और कलर का पहन लें। जैसे आप ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहन के ग्रे कोट पहन सकते हैं। आप यू कैन गो फॉर द पिंक टाई, लेकिन अगर आपने टाई वो लगाई है तो आपको उसके साथ पॉकेट्स पर उसी कलर का लगाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, टाई के साथ पॉकेट कलर जो है वो उसी कलर का लगाएं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी मैचिंग भी हो जाएगी और उसके साथ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो ये बड़े प्रोमिनेंट होने चाहिए, बहुत प्रोमिनेंट होने चाहिए कि आप जब वॉक इन करें तो सूट तो हर किसी को पता चल ही जाएगा कि आपने पहना हुआ है। ये आजकल ये पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सॉक्स जो होती हैं, जुराबें, मोजे, इनका कहत पड़ गया यहाँ क्योंकि कोई भी नहीं पहनता अब। एक तो ये अब बिल्कुल आउट, ऐसे ही है ना। वाह वाह वाह। एक तो ये चीज बिल्कुल आउट ऑफ फैशन होगी। हाँ, यहाँ इसको दूसरा पहनने का तरीका ये है, जो कि हम लोग बेसिकली फॉलो जो करते हैं वो यूरोपियंस को ही करते हैं या बाहर के। अच्छा जी, बाहर हाँ, ये तो चल इतनी सर्दी होती है, इतनी मोटी मोटी जुराबें पहनते होंगे एग्जैक्टली वो लोग। वही बताने लगा था कि हम लोग आजकल जो शूटिंग चल रही है उसके नीचे आप कलरफुल जुराबें, मोजे पहन सकते शूटिंग के हैं। साथ कलरफुल भी पहन हाँ, सकते हैं, बिल्कुल और ये लाउड फैशन है। तो ये लाउड है, हाँ, फैशन आपका लाउड ही होना चाहिए कि पता भी चले आपने फैशन किया। आपने काला कोट ही पहन लिया, काला पॉकेट पे काली टाई, तो वो फैशन आप फिर जितनी मर्जी महंगी लाके पहन लें। लो जी, ये काली शर्ट और काले कोट के ऊपर जो है ना पूरी तनकीद की जा रही है। अच्छा। ये काली शर्ट और काला कोट। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं। तो म्यूजिक भी सुनना चाहिए, ऐसे सिर्फ बातों से तो नहीं हम जाने देंगे ना, आपसे टिप्स तो साथ साथ लेते रहेंगे, मगर आप जरा हमारे जो ऑडियंस हैं इनको कुछ आप तो गाना गाते ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, वही भाई गाना गाएंगे। गाऊंगा तो मैं, हालांकि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वो ठीक है, यानी निकल गिटार जाएंगे। प्ले करेंगे आप। हाँ, गिटार। ओके जी, वही भाई। हमने अभी जब हम शो शुरू करने वाले थे हाँ तो ऐसे ही उबैर भाई ने गिटार शुरू किया, हाँ तो मैंने सोचा कि यार कुछ इसके साथ यूनिक होना चाहिए। हाँ। तो मैंने एक पुराना पंजाबी गाना उठाया और इनके गिटार पर दे मारा और फिर वो गाना बन गया। अच्छा, तो ठीक है, यानी कि इसके लिए आपको रिहर्सल वगैरह चाहिए तो ब्रेक ले लूं मैं? नहीं, ऐसे चाहिए rehearsal। कोई इशू नहीं है। तो बस ठीक है, फिर जिंदाबाद, आ जाए मैदान में। जी जरूर जरूर। बिल्कुल सही है जनाब। तो उबैर साहब, आप भी रेडी? मैं बिल्कुल रेडी तो हूँ, लेकिन ये गिटार मेरा नहीं है और इस गिटार की स्ट्रिंग टूटी हुई है, लेकिन हम लोग ऐसे ही ट्राई यार, करते एक तो हमने आपको अर्जेंट जो है ना आपको गिटार अरेंज करवा के दिया है और आपने साथ ही हमारी बेइज्जती कर दी नहीं, है। आपकी बेइज्जती मैं करके कहाँ जाऊंगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, आपकी बेइज्जती करूंगा, आपका शो है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपको तो कुछ भी नहीं कह सकता मैं। तो बॉबी भाई, सर क्या सुनाएंगे आप, जरा बताएं, ताकि उबैर साहब को गिटार जो है वो दिया जाए और आपका साथ दें। जरूर जी। जब शो शुरू हो रहा था तो हमने एक ऐसे ही पंजाबी गाना पुराना
जो अच्छा। कि एवरग्रीन गाना है, उसको जिस रंग में भी गाया जाए जी 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 जी। वो हिट है। अच्छा। तो हमने सोचा कि आज इसको भी गाया जाए और इसकी याद दोबारा ताज़ा की जाए और इसको गिटार के साथ गाया जाए। ओके, गिटार। तो ये जब आपने ये उसी वक्त की बात कर रहे हैं जब आप दोनों बड़े जज्बाती हो रहे थे और गिटार की आपने तार तोड़ दी पकड़ के? हाय, हाय। वैसे इसके गिटार के लिए तो बंदा यही कह सकता है, तार तार पे लिखा है बजाने वाले का। चले जी, ओके, यस, वही भाई आ जाए मैदान में। नी सा 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 नी सा 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 नी रे 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 नी सा 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 नी सा 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 नी सा रे 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 नी सा नी सा नी सा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, चिर वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग गवाचा, मेरा लौंग गवाचा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, चिर वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग गवाचा, ओ मेरा लौंग गवाचा। हो काली काली आई सी मैं टालियां दे हेठ दी, कड्डियां सी घुंड में आवाज सुन जेठ दी, आवाज सुन जेठ दी। काली काली आई सी मैं टालियां दे हेठ दी, कड्डियां सी घुंड में आवाज सुन जेठ दी, आवाज सुन जेठ दी। मिलना ही तो रुस जागी सदा ले, मिन्नतां तू करके मनाई वे मेरा लौंग गवाचा, ओ मेरा लौंग गवाचा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल विंदाई, चिर वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग गवाचा, ओ मेरा लौंग गवाचा, ओ मेरा लौंग गवाचा, ओ मेरा लौंग गवाचा। क्या बात है जनाब, जबरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। और इस वक्त हम फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो उबैर से फैशन और म्यूज़िक के हवाले से ज़रा मज़ीद बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज फैशन के बदलते अंदाज के हवाले से बात कर रहे हैं। जब फैशन के बदलते हुए अंदाज के बारे में बात करते हैं ना, तो जब से उबैर मेरा ख्याल हमने होश संभाला है, हमने कई बदलते हुए फैशन देखे हैं, है ना? बिल्कुल, मगर उससे आपके लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन फैशन कौन सा रहा है? कौन सा दौर रहा है? एक दौर था 1970s का, 1960s का, जब बेल बॉटम्स थे, बड़े बड़े कॉलर, लंबे बाल, रेट्रो एग्जैक्टली, और लंबी कलमें और चेक उसमें चलता था, बड़ा बड़ा हर चीज ही बड़ी बड़ी थी उसमें, बक्कल्स बड़े, फ्लोरल और बिल्कुल।
आई मिस दैट टाइम के शायद हम लोग अगर होते तो यहाँ दोबारा अगर इन हो जाए तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। आप क्यों नहीं स्टेप लेते, ट्रेंड सेटर बने ना जरा। सर ट्रेंड सेटर बनना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उसके पहले एक बहुत लंबी एक जलालत का पीरियड होता है जो आपको गुजारना पड़ता है, और फिर एक मौके पर जाके आप ट्रेंड सेटर बनते हैं। तो वो काफ़ी गुजार लिए भी, ये जो चल रहा है ये चलने दें खुद ही हो जाएगा। अच्छा, वो फैशन आपको अच्छा लगता है? हाँ। वैसे ज़ाती तौर पर मुझे भी वो फैशन बड़ा पसंद वो एक मज़े की उसमें चीज़ है। वो ख़वातीन के कपड़े भी जो हैं वो मतलब बड़ी वो खुली खुली शलवारें हुआ करती थी, वो शॉर्ट सी कमीज़ें, वो जो हम देखते हैं फिल्म्स वगैरह में, जब भी कभी वो ब्लैक एंड वाइट दौर में भी, जैसे वहीद मुराद साहब बड़े मशहूर थे इस हवाले से, और वो आज भी वो उस काली स्क्रीन पे भी ये सारा कुछ देखते हैं ना, तो बड़ा एक कलरफुल attractive सा लगता है। फील आता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें जो वाकई जिसका फैशन के साथ थोड़ा सा ताल्लुक है, वो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमें रेट्रो फैशन जो है ना वो ज़्यादा वापस पसंद है। चाहिए। अच्छा, वैसे बिल्कुल फ़हीम भाई, हाँ। ये तो चूंकि आप लोगों से इसका ज़्यादा ताल्लुक है क्योंकि मॉडल्स और इस तरह के लोग फैशन ज़्यादा उसमें आते हैं, मेरे जैसे मासूम लोग जी बस ऐसे ही रह जाते हैं। अच्छा, मसला ये है, मुझे याद है कि अगर किसी के बाल बड़े हुए हों या वो कोई ऐसी शर्ट्स पहन ले तो बड़े बूढ़े जो है ना वो एक और तू की भाई बरात बने हैं। और हालांकि वो खुद भी अपने दौर में उस तरह के हाँ, कपड़े बने हुए पहनते होते हैं बिल्कुल। हाँ, मुझे याद है हमारे जो बड़े हैं वो मना किया करते थे ना, जो मतलब जीन्स जब आई, वो फटी हुई जीन्स पहनने का जो है ना वो एक रिवाज आया, तो वो उस हिसाब से हमने भी पहनी। तो मुझे सबसे पहले जो है ना अब्बू ने मना किया ना, ये तुम्हें हम पैसे नहीं देते हैं कपड़े देने के लिए, कितने फटे कपड़े पहने हुए तुम। तो मैं बड़ा शर्मिंदा सा हुआ, मैं कहा ओके, दोबारा नहीं पहनी वैसे मैंने वो अब्बू के सामने, मगर मैंने एक दिन अब्बा की तस्वीरें देखी तो उसमें उन्होंने अपने दौर के पूरे फैशन किए हुए थे। फैशन तो हर कोई। मुझे याद जब भी जैसे ये पैंट जिसमें पैंटें फटी हुई हैं, हाँ। जो पैंट्स का फैशन आजकल चल रहा है, मैंने उसी वक्त अपनी पेटी से जितनी पुरानी पैंटें थी जो फटी हुई थी, जिनको चूहा चूहा कर गया, तो मैं कहा वो निकालने वापस सबसे ये पहननी शुरू कर दी इनने। अच्छा हाँ। अच्छा, वैसे आज के इस फैशन के दौर का सबसे कोई ऐसा पार्ट जो आपको सबसे बुरा लगता है, जो आप चाहते हैं कि यार ये ना हो, या ये मुझसे ना हुआ, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या ये नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़, कोई एक आध? वो ऐसा होता है समटाइम्स शूट में भी, जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, अगर कोई भी चीज़ मुझे थोड़ी सी फिट नहीं है, मतलब या कुछ बाहर है, मतलब लूज साइज की जो शर्ट्स हैं वो आप मुझसे, मैं वो कैरी नहीं कर सकता हूँ, मुझसे वो नहीं होती, मैं वो कभी भी नहीं पहन सकता हूँ, और मैं पहनता भी नहीं हूँ कि लूज अच्छा, शर्ट आप जो आपकी एक्चुअल फिट है, प्रॉपर, हाँ। मैं वो नहीं, मैं होते ही नहीं। आई एम मोर कंफर्टेबल इन सूट्स और प्रॉपर फिटिंग शर्ट्स एंड एवरीथिंग, वो चीज़ नहीं होती मुझे, पता नहीं क्यों। मैं कैरी से अच्छा नहीं कर सकता हूँ, कैरी मुझसे किया नहीं जाता वो, तो मैं जान भागती कि शूट में भी कोई इस तरह की चीज़ ना आ जाए जो बहुत खुली हो इस तरह से, तो मैं उससे भागता हूँ। ठीक है, तो आइंदा बालों के हवाले से क्या कहते हैं, जो आपने कपड़े तो पहनना सिखा दिए सबको, आपने बता दिया कि जनाब इस तरह के कपड़े जो है ना वो पहनने चाहिए, ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए? सपोज जो ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, तो वो अपना अगर उन्हें फॉर्मल लुक रखनी है तो उसमें बाल कैसे होने चाहिए? उसमें आप जैसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो मतलब वो तो निकाल दिए जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ बाल रख लो बेटा, या जॉब रख लो, तो वो तो बिल्कुल ही उस दिन से आउट है। आप अगर प्रॉपर फॉर्मल सूटेड बूटेड होकर आप निकले हैं तो आपको चाहिए कि आपके बाल जेल बैक हो, प्रॉपर बने हो, नफासत के साथ, जैसे कि मेरे ये गंदे बाल इधर से ऐसे हराब इस तरह के नहीं होने चाहिए। तो अच्छा, बस यही चीज़ है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बाल उनके बने होने चाहिए, उनकी शेव प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज़, मतलब वो लगे कि हाँ भाई कोई बंदा कुर्सी पे बैठने आया और काम करने आया। मुस्तकबिल में एक्टिंग की तरफ जाने का कोई इरादा? बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा, अगर अच्छे रोल्स निकलेंगे मेरे मुताबिक जो मैं करना चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं उस पर जाऊँगा, लेकिन बहुत हेक्टिक भी होता है, फिर भी गिटार्स भी है तो शोज़ की सारी डेट्स लॉक होती हैं। अच्छा हाँ, म्यूजिक को तो भी कंटिन्यू उसको करने के लिए फिर एक्टिंग के लिए कराची एक प्रॉपर आना पड़ेगा, परमानेंट होना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो एक चीज़ जो है ना थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी करती है कि ये मॉडलिंग के लिए भी तो आप आते ही हैं कराची, लेकिन एक्टिंग के लिए एक स्पैन बहुत लंबा फिर रुकना पड़ता है आपको उस तरह से। फिर मुझे भी रिसेंटली एक कॉल वगैरह भी आई थी एक दो जगह से, तो मेरे शोज थे, तो मुझे वो बहुत अच्छा एक रोल था और मेन लीड पे था, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा इस वजह से कि मेरे शोज से कॉन्सर्ट सारे लाइन अप थे, तो मैं उसके लिए आ नहीं सकता था, तो फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज कर लिया कि इंशाल्लाह
फिर कभी जब मैं रमज़ान में मुझसे एक्टिंग करवा लीजिएगा। ठीक हो गया जनाब। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। तो बैर साहब, ऐसे तो हम आप लोगों को, आप दोनों म्यूजिशियंस को मैं तो नहीं छोड़ने वाला, आप तो कुछ एक परफॉर्मेंस और होनी चाहिए। जी बोल भाई, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? सर ये तो रैंडम होता है। अच्छा, जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं फिर तो रैंडम होता है। मतलब वो क्या, वो जो जैमिंग वगैरह होती है ना, जैमिंग होती है और कोई चीज जहन में आ जाए तो उसी को ही शायरी बना के हाला लाला। बस वो सेंसर बोर्ड की पॉलिसीज का ख्याल रखिएगा। सर बिल्कुल, मैं दोबारा भी आना है। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच उबैर, आपसे बड़ी मजेदार गपशप रही। दोबारा जब भी आप कराची आएंगे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच भाई। कुछ पैगाम देना चाहते हैं जो नए मॉडलिंग में आना चाहते हैं हमारे दोस्त? उनको यही पैगाम है कि आप बिल्कुल आएं, जरूर आएं और बड़ी जोर से आएं और आ जाएं यार, आपका वेट कर रहे हैं। सख्त मेहनत करें। हाँ, ठीक है, मेहनत करें और बिल्कुल ठीक है। आप ये बात वाकई फैक्ट है, मेहनत अगर आप कर सकते हैं, मुस्तकिल मिजाज हैं, तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच उबैर। दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया। यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें, मगर जाते जाते हम आप सबको इन दोनों म्यूजिशियंस की एक जो परफॉर्मेंस है ये ज़रूर दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ना 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 सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद